नमस्कार। हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में मैं अर्चना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारे एपिसोड्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इस बार हम फिर से लेके आए हैं एक और ओजस्विनी आपके लिए जिन्होंने कैसे अपने संघर्षों पे जीत हासिल की जानते हैं, डॉक्टर गोपा शर्मा से। डॉक्टर गोपा शर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार अर्चना जी। जी। मैम के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि मैम अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शिक्षिका हैं, ये दूरदर्शन आकाशवाणी से भी जुड़ी रही हैं काफ़ी समय तक। तो आइए जानते हैं मैडम और भी कई क्षेत्रों में अभी एक्टिव हैं, तो मैडम से जानते हैं कहाँ-कहाँ वो एक्टिव हैं, क्या-क्या वो कर रही हैं। तो मैडम गोपा शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या-क्या क्षेत्र हैं जिनसे आप जुड़ी हुई हैं और क्या-क्या कर रही हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइए? पहले जी। तो मैं शिक्षिका हूँ, जी, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जी। समाज सेविका हूँ हुँ, और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जी, मेरा पीएचडी न्यूट्रिशन में है। जी। जी मैम। जी। और समाज के क्षेत्र में मैं अपनी बचपन से ही अपनी दादी से सीखा कि घर में कोई भी आए ज़रूरतमंद उसकी सेवा करो। वो जी, घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जी, तो वो मेरे रग-रग में मेरी यानी पिता पक्ष से मिला है जो निरंतर आज तक जारी है। जी, इसलिए मुझे मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला है। जी, झुग्गी बस्तियों में जाकर मैं रायपुर के स्लम एरिया में उनकी सेवा करना और स्लम एरिया के बच्चे को जो पढ़ाई नहीं करते, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और निरंतर आज तक इसके लिए मुझे राज्यपाल गवर्नर अवार्ड से 2023 में नवाजा गया है। जी। तो दर्शकों जैसा कि मैडम ने बताया कि अभी हाल ही में इन्हें राज्यपाल गवर्नर अवार्ड भी मिला है और इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो मैडम इसके लिए तो पहले मैं हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू, जी, धन्यवाद। आगे इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। जी मैडम बताइए? जी। अ, क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ाई में पहले उतनी नहीं थी, गाँव में शिक्षा हुई, जी। सभी पढ़ने रायपुर आ चुके थे, हुँ। मगर मेरे को 8th में एक विषय में सप्लीमेंट्री आ गया। जी। तब मेरी दादी ने बोला, मैं छत्तीसगढ़ी फैमिली से हुँ। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण हूँ, उनसे बिलॉन्ग करती हूँ। दादी बोली, "का तोर दाई सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बोलथे बेटा, ये का है?" मैं बोली, "दादी, ना मैं पास हुई हूँ, ना फेल हुई हूँ, अधर में लटके हो ना, वही ला सप्लीमेंट्री।" तो बोली, जी। "सब रायपुर पढ़ने चले गए हैं, तो तय काबर नहीं जात हो?" हुँ, हुँ। तो मैं दादी को बोली, "आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी।" नहीं बोली, "तू मेरा मोह मत कर, तू जा अव्वल आएगी।" जी। तो जो आज मेरी दादी का आशीर्वाद मेरे सर पे है, आज जो कुछ हूँ मैं अपनी दादी को इसका बहुत बड़ा श्रेय देती हूँ और मैंने निरंतर आई, पढ़ाई करी, फिर पीछे पलट के नहीं देखी और दानी स्कूल में 93 की गोल्ड मेडलिस्ट रही, 12th टॉपर रही। क्या बात रही जी, मैडम। ये मेरी जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था 12वीं में टॉप करना, जी। क्योंकि लोग जब गाँव से आओ तो शहर में वो सम्मान नहीं हुँ, मिलता हुँ। जी। कि क्या है, वो है सब। ऐसी 2-3 साल मैंने झेला, जी। 8, 9, 10 मगर 11 से हार नहीं मानी। फिर मैं बूम करके आगे बढ़ती गई और 12th में मैं टॉप करी तो मुझे बहुत यहाँ मुख्यमंत्री उस समय प्यारेलाल कंवर उप मुख्यमंत्री थे, तब एमपी था, छत्तीसगढ़ नहीं था जी। और वो यहाँ पुलिस ग्राउंड में मुझे गोल्ड मेडल दिए। उसके बाद इतनी सारी संस्थाओं ने मुझे सम्मान से सम्मानित किया, जो मुझे हारने नहीं दिया। फिर मैं निरंतर उस दिन से लेके आज तक अपने को छोड़ के लोगों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो मैं करते आ रही हूँ, जी। समाज सेवा के रूप में। और पढ़ाई जब पूरा किया तो मेरा ड्रीम था, मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम से थी, गाँव से थी, जी। तो इंग्लिश बहुत टफ था मेरे लिए, हुँ, हुँ। मगर मेरे को चैलेंज स्वीकार करना बहुत अच्छा लगता है। जी। उस चैलेंज में मेरा साइंस लेना था, मैं कुछ कारणों से गाँव से लेट आई तो साइंस नहीं ले पाई, जी। तो बायो नहीं मिला तो मैंने होम साइंस ले लिया, उसमें साइंस जुड़ा है, उस समय माइंड उतना नहीं, साइंस है उसमें, जी। तो मैंने साइंस लिया। फिर मैं एलिमेंट ऑफ साइंस ली, आर्ट्स नहीं ली, उसमें कला के तत्व होते हैं, तो हुँ। कला के तत्व ना लेके मैंने विज्ञान के तत्व लिए। तो जी। मैं निरंतर उसमें साइंस को रुचि थी तो मैं पढ़ते गई और इसी कारण मेरा 12th में अच्छा रिज़ल्ट आया। फिर जब कॉलेज गई, तो कॉलेज में 12th की टॉपर थी तो मेरे को कॉलेज में सीआर भी बनाया गया। जी। साथ ही साथ मेरा एनसीसी था, हुँ। स्कूल में ए सर्टिफ़िकेट रहा, कॉलेज में 3 साल एनसीसी रहा, तो वो चलता रहा तो एनसीसी में हम जाते थे। जी। गाने स्कूल में थी तो मैंने रेड क्रॉस भी जॉइन किया था, हुँ। तो लोगों की सेवा रेड क्रॉस से सीखा मैंने। हुँ। रेड क्रॉस के कारण ही मैं झुग्गी बस्तियों में टीकाकरण अभियान ये चलाना, हुँ, हुँ। अलग-अलग यानी जो भी बीमारी फैली रहती थी, हुँ। उस बीमारी के इलाज के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम बनाते थे, उसमें जाते थे। इस तरह से निरंतर चलता रहा जो आज पर्यंत तक चालू है। जी।
तो एक सप्लीमेंट्री से यात्रा स्टार्ट हुई थी जी। और जो लोग हार मान जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि जो लोग हार मान जाते हैं कि अब सप्लीमेंट्री आगे फेल हो गए और गोल्ड मेडलिस्ट आप बन गई और जी। आज तो ना जाने कितने अवार्ड से आपको नवाजा जा जी, चुका है मैडम। जी। तो ये एक मोटिवेशन की सेल्फ एक कहानी है। मैडम एक महिला होने के नाते, क्योंकि आप जानती हैं ये जो हम ओजस्विनी हमारा कार्यक्रम है ये जी। महिलाओं को ज़्यादा प्रेरित करने के लिए बिल्कुल, बनाया गया है। जी। वैसे तो ये हर आयु वर्ग और हर क्षेत्र के लिए है, लेकिन खास करके कि महिलाएँ, खासकर हमारे क्षेत्र की महिलाएँ, उन्हें वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। कला उनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन फिर भी वो उस जगह पहुँच नहीं पाती। तो क्या-क्या ऐसी परेशानियाँ थी जो एक महिला होने के नाते आपने इतने समय में देखी? वो हमारे दर्शकों को बताइए और जी। कैसे आप उनसे उभरी? जी। सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए माध्यम था, जी। इंग्लिश और हिंदी का। हुँ। यहाँ कॉलेजों में जो इंग्लिश मीडियम से आया उनकी वैल्यू ऊपर रहती थी। जी। भले वो 12th में सप्लीमेंट्री थे, पास होके हुँ। होम साइंस लिए। जी। मगर जब वो हमारे कॉलेज में आए जी। तो जी, जी, जी। कॉलेज में आने के कारण उन लोग इंग्लिश मीडियम से आए थे करके उनको टॉप 5 में रखा जाता था। जी। पहले मेरा संघर्ष मैंने उतना कभी इस हुँ। टाइप से नहीं देखा था। जी। यानी उसमें मेरी अवहेलना देखी, जी। जो निरंतर मेरे को 5 साल कॉलेज में झेलना पड़ा। जी। मेरे को हर प्रश्न के उत्तर आते थे, हर आंसर आता था। आता जी। था हर प्रश्न के, और मैं हाथ ऊपर करती थी तो हैंड्स डाउन करके मुझे चुप करा दिया जाता था। और हर बार पेपर अच्छे जाते थे, फिर भी मुझे टॉप 5 के बाद 6th रैंक में मेरा नाम आता था। वो मुझे निरंतर झेलती रही, फिर भी मैंने हार नहीं माना। फिर बोली तुम तो हिंदी मीडियम की हो, तुम न्यूट्रिशन में एमएससी नहीं कर सकती। ओह! तो मैं बहुत हताशा लगा, फिर जब नहीं कर सकती हूँ मगर मेरा ड्रीम है, मैं करके रहूँगी। तो फिर भी मेरे को नाम नहीं आया मेरा लिस्ट में, जी। और फिर मैंने आनन-फानन में मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। हुँ। तब वहाँ की मेरी एक शिक्षिका है जिनको मैं कभी नहीं भूलूँगी, वो, और स्कूल के भी मेरे जो गोवर्धन झा सर थे, वो जी। मैथ्स में मेरे को सप्लीमेंट्री आया था। हुँ। आज उन्हीं के कारण मैं आगे पढ़ाई कर पाई और निरंतर कर रही हूँ। तो उसके बाद कॉलेज की जो मेरी डॉक्टर सीमा मिश्रा मैडम हैं, हुँ। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मोरल और हर तरह से। बोली बेटा तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे अगर मैनेजमेंट या सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट ले लेंगे तो न्यूट्रिशन कौन लेगा? हुँ। तो बोली मैडम मुझे तो आप लोग नहीं पढ़ाएँगे ना, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा मीडियम कोई माध्यम नहीं है। हम मेरे को नोट्स नहीं मिलेगा मैडम, नहीं मैं तुमको पूरा नोट्स दूँगी, तुम चलो न्यूट्रिशन में करो। तो उस दिन से लेके आज तक वो मुझे मोटिवेट करती हैं। मैं गर्व करती हूँ कि वो मेरी शिक्षिका है, जहाँ भी मिलती है। आज बिलासा कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, बहुत अच्छी हैं। और उसके बाद मैं न्यूट्रिशन में आई और मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद भी मेरी संघर्ष की प्रक्रिया जारी रही। मैंने 98 में पास आउट हुई और बोली कि मैडम मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। हुँ। तो फिर ये माध्यम मेरे आड़ा आया। बोली कि नहीं तुम हिंदी मीडियम से हो, तुम नहीं कर सकती हो, तुम जी। इंग्लिश नहीं जानती हो। जी। न्यूट्रिशन के सारे राइटर नहीं, मगर आपको विश्वास दिलाती हूँ मैडम, मैंने उस समय हर सब्जेक्ट फिंगर टिप्स में मुझे पूरे चारों सब्जेक्ट न्यूट्रिशन के याद रहते जी। थे। तो यानी मैडम भाषा की वजह से आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, आपको इंग्लिश मीडियम नहीं होने के कारण इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, आपने हार नहीं मानी और हार नहीं मानी तो आपको रास्ता मिला, एक शिक्षिका के माध्यम से आपको एक मार्गदर्शन मिला और आज आपने कर ली। हमने ये भी सुना आपको पीएचडी करने में 12 साल लग गए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी कहानी हमें बताइए। जी, जी। यही कहानी मैं बताना चाह रही थी कि जी। जब मैंने 98 में पास आउट हुआ, मैं तुरंत हुँ। अपनी मैडम के पास गई। हुँ। मैडम को बोला मैडम मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टरेट करूँ या पीएचडी करूँ। हुँ। तो बोलती अभी क्या ज़रूरत तुमको पीएचडी करने की, अभी कुछ और करो। हुँ। चलो वहाँ जॉब लग गई है, तुम वहाँ चली जाओ पढ़ाने। जी। तो कहा मैडम मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, हुँ। क्योंकि मैं अच्छे घर से बिलॉन्ग करती थी। मेरे पिताजी लोग लैंडलॉर्ड हैं, तो पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। पीएचडी में पैसे लगते हैं तो मैं पीएचडी करूँगी, मुझे पीएचडी करना ही है। जी। तो बोले नहीं, नहीं तुम जाओ, मैंने कहा ना तुम वहाँ जॉब में जाइए। हुँ। तो मुझे वो अच्छा, पहले मैं, क्योंकि मेरे को पूछोगे क्या करना चाहते थे, तो मेरी 4 बहन हैं हुँ। और वो चारों कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे एसपी सुषमा पाठक तो एसपी बनना, विनीता तो एडवोकेट वकील बनना, हुँ। डॉक्टर डॉली तो डॉक्टर बनना चाहती थी। अब मुझे पूछते थे तुम क्या बनना चाहते हो? हुँ। तो मैं बोलती थी मैं कुछ नहीं, एज़ अ हाउसवाइफ रहूँगी, हुँ। एक से एक डिश बनाऊँगी, टाइम टू टाइम हस्बैंड आएँगे हुँ। और अच्छे-अच्छे डिश खिलाऊँगी। यानी एक ऑफिसर क्लास लाइफ़ चाहती थी। हुँ, मैं हुँ। जॉब चाहती नहीं थी। तब हुँ। मैं वही बताना चाहिए, जब मुझे मैडम ने भेजा
कि तुम जॉब करो, अभी पीएचडी नहीं करना है। तो मैं जॉब नहीं करूंगी, मुझे और पढ़ना है, मैं पीएचडी की तैयारी करती। नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम जॉब करो, तो तुम्हारा बैच आ चुका है, तुम जाओ पढ़ाने। तो मुझे पढ़ाने के लिए भेजा गया। तो मैं एमएलटीसी में सबसे पहला जॉब करी 99 में, 98 लास्ट में, 99 में आंगनवाड़ी की जो सुपरवाइजर होते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, वहाँ मैं अनुदेशिका के पद में वहाँ गई और उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर था और जो मैं फ्रेश पढ़ के गई हुई थी। और इस दौरान आपका पीएचडी चल रहा था ना? ना पीएचडी के लिए तो वही तो ओढ़ा आड़े पड़ा ना कि नहीं आप जॉब करिए, पीएचडी नहीं करेंगे, आप वहां जाइए, यानी आप अभी इस टाइप से मुझे रोक दिया गया। तो उसमें वो पढ़ाई, वो दो सेशन कंप्लीट निकाली, उसमें 47 बैच आए। प्लेसमेंट के लिए कोंडागांव ले गई थी, साजा गई थी, और मैं खुद यंग लड़की थी, 98 में कितनी रही होंगी, बस पीजी करके निकली थी। उसमें इतने खुश हुए जितने सुपरवाइजर थे, मैडम अभी तक जितने ट्रेनर आए हमारा शोषण होता था और आप इतना हमको खिला रहे हो, यानी आपको जितना पेमेंट पैसा मिला है यहाँ खर्च करने के लिए, आपको समझ नहीं कुछ बचाते हैं। मैं क्या करूंगी बचा के, क्योंकि मेरे घर में जरूरत नहीं है बचाने की। जी मैम, तो जैसे आपको इतने सारे गवर्नर पुरस्कार मिले और ये जो मदर टेरेसा पुरस्कार मिले, ये किस बेसिस पे मिले मैम? ये मेरे शिक्षकी कार्य के कारण, मैं 18 ईयर से शिक्षक हूँ यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में। मैं आपको पिछले अभी बातों में बता रही थी कि मैंने एमएलटीसी में पढ़ाया। एमएलटीसी के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई, गवर्नमेंट कॉलेज साजा में थी, वहाँ भी 2 सेशन कंप्लीट किया। आफ्टर मैरिज मेरे ससुर जी बोले बेटा कुछ करो तुम। तो मैं पहले तो वही मैं हाउसवाइफ चाहती थी, आपको बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम जॉब करो, हमारा बेटा एडवोकेट है, आज काम है कल नहीं। तो तुम जॉब वाली थी और कॉलेज में थी तो कुछ करो। तो उन्होंने यहीं का डाल दिया डायरेक्ट। मेरे परसेंट अच्छे थे 12th के, तो 12th बेस पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल गया। तो आज तक मैं उसी स्कूल में हूँ, गर्व से कहती हूँ। बड़ी बड़ी सुपरवाइजर को पढ़ाई, कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाई, जो खुशी वहां नहीं मिली वो खुशी इन छोटे बच्चों को पढ़ा के मिल रही है। क्योंकि ये गरीब तबके के बच्चे हैं, गरीब घर के आते हैं, और ऐसे में क्या होता है, इन लोग माटी के जो आकार देना होता है, मूर्ति, वो हम उनको आकार देते हैं। कच्ची माटी के लोंदे होते हैं, उन्हें हम आकार देके एक न्यू तक इनका न्यू बेस तैयार करते हैं। तो वो बच्चे हमको जो मानते हैं, कॉलेज वाले बोले मैडम है लेक्चर दी चली गई, ट्रेनर्स बोले कि ट्रेनिंग दी और चली गई, मगर ये बच्चे अपनी प्रथम शिक्षिका को कभी नहीं भूलते। जी मैडम, हम जैसा देख रहे हैं आपके प्रोफाइल से कि आपको जरूरत नहीं थी काम करने की, लेकिन फिर भी आप इस क्षेत्र में आई और आपने इतना सारा काम किया। आजकल तो महिलाएं जरूरत भी होती है तो उन्हें वो एक गाइडेंस नहीं मिल पाता। ऐसी महिलाओं से क्या कहना चाहती है, क्योंकि घर बच्चे सब मैनेज करना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी महिला कैसे उठे अपने घर से और कैसे अपने लिए रास्ता बनाए, उनके लिए कुछ बताइए। मैं हर वो महिलाओं को बोलूंगी कभी हार ना माने। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाई आई, भले मैं बड़े घर से हूँ, मगर पढ़ाई को लेके, काम को लेके, सर्विस को लेके निरंतर पढ़ाई है। स्कूल गई तो नवा बैला के नवा सिंह चल रही बैला टिंगिर टिंग, यानी नई आई है तो नए शोध कर रही। छोटे बच्चों को लेके जाती थी। तो मैं हर महिलाओं को बोलूंगी कोई कुछ भी बोले, हारना नहीं है, और जो ठान लिए है उसे पूरा करना है और उस मंजिल तक पहुंचना है। जरूर। मैं हर एक छोटे से लेके बड़ी महिलाएं, हाउसवाइफ से लेके वर्किंग वुमेन भी ये ना सोचे कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। हर हाउसवाइफ बहुत स्ट्रगल करती है। एक वन मैन आर्मी रहती है। जी। वो वन मैन आर्मी का काम करती है, वो पूरा घर संभालती, परिवार संभालती है, हर की खुशी सुख दुख सब में साथ देती है। और उसे बोलते आप कुछ नहीं करते, वो तो ज्यादा अच्छा काम करती, अच्छे बच्चे बनाती, संस्कार देती है, घर में किसी प्रकार का कोई माहौल बुरा नहीं रहता। तो उन्हें भी मैं सल्यूट करती हूँ। वर्किंग, अब मैं तो गर्व करती हूँ कि मैं हाउसवाइफ भी हूँ और गवर्नमेंट में भी, और साथ में सोशल एक्टिविस्ट। अपना समाज कार्य मेरी दादी से जो सीखी हूँ वो निरंतर चल रहा है मेरा। ये जो गृहिणियों के लिए आपने बात कही, मैं तो अपनी महिला गृहिणियों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ मैम, क्योंकि इतना मुश्किल होता है घर के काम संभालना, और आप तो घर का भी संभाली और बाहर भी निकली। बाहर कितना मुश्किल होता है दोनों चीजों को मैनेज करना। जी मैडम, इसके अलावा आप दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी जुड़ी रही, तो काफी भिन्न क्षेत्र हैं। एक तरफ आप शिक्षिका रही, फिर आप समाज सेवा से भी निरंतर टच में है। इसके अलावा आप दूरदर्शन आकाशवाणी में भी रही, तो वो उस यात्रा के बारे में हमें बताइए। वही मैं बता रही हूँ। 98 में पास आउट हुई, 99 2000 तक मैं एमएलटीसी में रही। इसी बीच मुझे एमएलटीसी में जब पढ़ा रही थी तो दूरदर्शन से श्रीवास्तव सर का फोन आया
दूरदर्शन में और आकाशवाणी में मैं 99 से 2002 तक रही और ये भेंट वार्ता प्रोग्राम था। या फिर किसी राइटर के बारे में, जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में बोलना है तो वो आकाशवाणी में बोली। और जैसे एस एस वर्मा से, स्किन स्पेशलिस्ट टुटेजा जी से और अभिषेक श्रीवास्तव जी उद्यमी से, इन सब से मेरी भेंट वार्ता वाले कार्यक्रम में मैं भेंट वार्ता लेती थी। और आकाशवाणी में कुछ राइटरों के और कुछ के बारे में लेख लिखना है या बोलना है उसे मैं बोलती थी। तो वो मेरा लगभग 1.5-2 साल रहा। आफ्टर मैरिज फिर मेरी बेटी हो गई तो फिर मेरा जॉब रुक गया, तो मैं फिर टीचर बन के आई मेरे ससुर जी के कहने से कि तुम जॉब कर रहे हो, करो बेटा, अच्छा है। बहुत अच्छे खुले माइंड के परिवार मिला और साथ में लेकर चले। और आज उनके कारण, पहले तो बहुत दुख करती थी, नहीं मैं जॉब नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है, कुछ रोई भी, मगर बोलते नहीं करो। तो फिर भगवान बोलते ना, दरवाजा खटखटाते हैं तो अपॉर्चुनिटी स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे मेरे डोर पे नॉक किए, मैं बोले कौन है, तो बोलते हैं मैडम मैं हेमंत गुमास्ता करके। तो वो LIC एजेंट थे, मीन्स बजाज एलियंस के थे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थे। तो मैं बोली मैं कर सकती हूँ क्या, बोले ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आप कर सकते हैं। तो मैं अपने ससुर जी से मिलाई और उसी दिन से, जिस दिन बात हुई थी कि तुम कुछ करो बेटा, उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैं बजाज एलियंस में सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब अचीव करी। और आपने वो भी काम किया? हाँ, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का भी काम किया है। तो मॉरिशस तक गई, दुबई क्वालिफाई हुई थी। मैम एक बात मानना पड़ेगा आपसे बात करके लगा वैरायटी है आपके प्रोफाइल में। और आप कहाँ इंश्योरेंस, कहाँ आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब आप जिंदगी को पूरा जीती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बाद में आए, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे को ससुर बोले तुम जॉब करती थी, कॉलेज में थे अच्छी खासा, यहाँ बच्चे पाल रहे हो, कुछ करो। तो पहले रोई कि बच्चे पाल रहे बोल के, बोलते नहीं बेटा, हमारा बेटा वकील है, आज काम है कल नहीं है, इसलिए तुम काम करो, आगे लाइफ अच्छा रहेगा। अभी तुमको लग रहा है बुरा, मगर मुझे बाद में याद करोगे। और आज मैं बोलती हूँ, मेरे ससुर जी ने जो बोला वो मेरे लिए वरदान हो गया। तो आज मैं शिक्षिका हूँ। मैंने बजाज एलियंस के बाद में ज्वाइन करी, पहले बजाज एलियंस ज्वाइन की थी, टीचरशिप पहले, फिर बाद में आया। तो उसमें भी मैं अचीव करी, गोल्ड क्लब तक, सिल्वर क्लब। और MDRT तो नहीं हुई क्योंकि मैंने कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे घर आ गई, आप मीडिया से भी जुड़ गई। तो इतनी वैरायटी में आपने काम किया। जी मैडम। जी मैडम, उन महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं जो हिम्मत हार जाती हैं कई बार कि और नहीं कर पाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं उन्हीं को तो बताना चाह रही हूँ कि देखो, कोई भी काम मिले, दरवाजे पे आता है काम, तो उसे ठुकराए ना, स्वीकार करें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी असफलता मिलती है, मगर उस सफलता को हमें चुनौती समझ के स्वीकार करना है। और उस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे तो आपको भगवान जरूर सफलता देती है, क्योंकि कभी भगवान किसी को निराश नहीं करते। वो मैं प्रमाण है मेरा, क्योंकि मुझे भगवान ने हर जगह, इंसान गिद्ध की तरह निगाहें रहती थी मेरे ऊपर कि ये इस घर की बेटी कहीं गलत तो नहीं जा रही, कहीं कुछ। तो भगवान, आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है और गलत ना होगा कभी। और भगवान हमेशा साथ देते हैं। तो मैं हर महिलाओं को बोलूंगी, हम अच्छे हैं और हमारा विचार अच्छा है तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। सफलता देर से मिलती है मगर जरूर मिलती है। तो मैं गर्व से कहती हूँ, मेरा बहुत सारे बुक्स में भी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारी किताबें भी पब्लिश हुई है मैडम। तो उस बारे में तो PhD करते करते, PhD की जर्नी की बात है ये, जो हमारी बातें बीच में रुक गई थी। PhD में बहुत संघर्ष था। 98 की पास आउट, 2012 में मैं रजिस्टर्ड हुई। यानी मुझे 14 साल तक मुझे वेट करना पड़ा। जब भी जाती थी, पहले हिंदी वाली हो, अभी नहीं कर पाओगे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो। तो मैंने स्ट्रिक्टली मैडम से कहा कि मैडम, मेरा माध्यम मातृभाषा हिंदी है, मैं करूंगी तो हिंदी, जिसमें मेरी कमांड है मैं उस लैंग्वेज में PhD करूंगी। तो वो थोड़ी सी चीड़ सी गई, जो भी ऐसा है। फिर ठीक है तुम मैरिज करो, फिर मैरिज हो गया, फिर आई तो बोलती नहीं, फिर बच्चे, फिर बोले मैडम बच्चे के बाद गैप भी रख लिया मैंने 5 ईयर, तो बोलती नहीं, फिर अभी तो नहीं बेटा, मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, मैं कभी और कराती हूँ। ठीक है, फिर एंट्रेंस एग्जाम दे के आई कि मैडम मैंने एंट्रेंस पास किया है, आप मुझे प्लीज। तो वो नॉक करके दूसरी टीचर, गोपाल जी आपकी हर कहानी में मुझे ये लगा, बस आप लगी रही, बस आप लगी रही और बस आप लगी रही। जी तो मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि आप इस तरीके से निरंतर हार नहीं मानना चाहिए। आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के अंत की ओर हैं, तो बस आप ये हमें बताइए कि जैसे अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई अगर करना पड़े तो उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपनी शिक्षा बेहतर करें,
पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जी। मैं पढ़ाई में हार नहीं मानी, टॉप करी, जी। आगे परसेंट अच्छे रहे और जो मेरी पढ़ाई के बेस की जॉब है, जी। तो शिक्षा को महत्व दीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब, आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में हाँ, बोला जी, ना, जी, जी। इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पढ़ाई, अपने उद्यमी बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जी। मगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो एक क्वालिफ़िकेशन जितना परसेंट माँगते हैं वो होना ज़रूरी है। जी। तो आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में हार नहीं मानिए। अगर आपका पढ़ाई ब्रेक भी हो गया है, तो आजकल इतने माध्यम आ गए हैं। जी। सुंदरलाल शर्मा है, इग्नू है, अलग-अलग ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी पत्राचार खुल के गए, माध्यम से भी, पत्राचार जी। के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई करके आप गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं। जी। मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अंत में जाते-जाते हमारी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? आपका एक संदेश, क्या उनको आप एक अपनी कहानी से क्या आपने सीखा और क्या आप उन्हें सिखाना चाहती हैं? एक ऐसा कुछ बोल दीजिए कि वो चिंगारी इनको भी लगे और इनमें से कोई एक ओजस्विनी हमारी प्रोग्राम में फिर से यहाँ बैठे और जैसे आप आज उन्हें प्रेरित कर रही हैं, वैसे ही वो भी लोगों को प्रेरित करें। जी मैडम, संक्षिप्त में आपका संदेश। जी। जी मैम। मैं यही कहूँगी, निरंतर करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए। अगर हार जाएँगे तो टूट जाएँगे, इसलिए अपने विजय के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप कभी नहीं हारेंगे। धन्यवाद। जी। मैडम आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी आपने जानकारियाँ दी, आपके संघर्षों को सुन के बहुत मज़ा आया और आप वहाँ से यहाँ तक पहुँची। आप हमारे बुलाने पर आई इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम। धन्यवाद। आपने मुझे उस योग्य समझा, जी। इसलिए आपको पुनः बार-बार धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी। तो देखा दर्शकों, हम मिले हमारी एक और ओजस्विनी से, एक और कहानी। यहाँ पे संघर्ष की एक अलग कहानी थी। सबको सक्षम होते हुए भी एक महिला को आत्मनिर्भर बनना था, कुछ करके दिखाना था। उनके जज़्बे को सलाम और देखिए वो एक फिर से एक कहानी है, एक आम गृहिणी से एक अच्छे प्रोफ़ाइल तक पहुँचना, इतने सारे मैडम को अवार्ड मिले जैसा आपने देखा। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है, तो आप हमारे ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रहे हैं, उस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।